दोस्तों, आज मैं एक बार फिर नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि जब राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, तो उस समय उन्होंने क्या कहा था? ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। उन्होंने अपनी खास शैली में जो कहा था, वह आज बेसाख्ता याद आ गया। राहुल का आशय था कि भारतीय जनता पार्टी को विकास करने की चिंता नहीं है, क्योंकि वह विकास के बदले वोट पाने के झंझट में यकीन नहीं करती। उसे पता है कि विकास हो या ना हो, जनता का कल्याण हो या ना हो, उनकी मांगें पूरी हों या ना हों, भाजपा के पास कुछ दूसरे हथकंडे हैं, जिनके जरिए वह चुनाव जीत लेती है। उसे चुनाव चोरी करना आता है, वोट चुराना आता है, वह इस कला में पारंगत है। राहुल का यह कथन आज उस समय याद आ गया जब एनडीए का संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। घोषणा पत्र में क्या था, इसकी चर्चा इस समय कोई नहीं कर रहा है। चर्चा तो इस बात की है कि यह कार्यक्रम 2 मिनट में समाप्त हुआ या यह केवल 26 सेकंड तक चला। कुछ पत्रकार जो वहां मौजूद थे, उनका कहना तो यह भी है कि यह कार्यक्रम केवल 6 मिनट ही चला। 6 सेकंड ही चला, 6 मिनट में, 6 मिनट तो मैं बहुत बता रहा हूं। इन पत्रकारों का कहना है कि यह कार्यक्रम केवल 6 सेकंड ही चला। इस सिलसिले में एक टिप्पणी तो लोगों की जुबान पर चढ़ गई है कि मैगी बनने में भी 2 मिनट लगते हैं, पर एनडीए के घोषणा पत्र का कार्यक्रम तो उतनी देर भी नहीं चला। क्या इस घटना से ताज्जुब नहीं होता? मीडिया खुद भौचक्का है। यहाँ तक कि हर पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता भौचक्के हैं। जो लोग राजनीति में भाग लेते हैं, उन सबको अजीब सा लग रहा है। यह भाजपा ने किया क्या? अगर ऐसा ही करना था तो पत्रकारों को बुलाया ही क्यों था? कार्यक्रम आयोजित ही क्यों किया? घोषणा पत्र अखबारों के दफ्तर भिजवा देते, पत्रकारों को ईमेल कर देते, या फिर चैनलों में प्रेस विज्ञप्ति की शक्ल में पहुंचा देते। आखिर हुआ क्या? दोस्तों, हुआ यह कि बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में 31 अक्टूबर को पटना के होटल मौर्या में एनडीए को अपना संयुक्त संकल्प पत्र जारी करना था। यह कार्यक्रम वास्तव में बहुत संक्षिप्त साबित हुआ, जो मात्र 2 मिनट और कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार 26 सेकंड और कुछ के अनुसार 6 सेकंड में समाप्त हो गया। कार्यक्रम सुबह 10 बजे होना था, शुरू हुआ, जो दरअसल इसका समय दिया गया था कि 9:30 बजे शुरू होगा, लेकिन आधा घंटा लेट शुरू हुआ। और शुरू होते ही मंच से ऐलान हुआ कि नेता प्रचार के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रमुख नेताओं जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने मंच पर अपनी शक्ल पल भर के लिए दिखाई। संकल्प पत्र का आवरण लेकर वे पल भर खड़े रहे, फोटो सेशन कराया और बिना कोई भाषण दिए, पत्रकारों को संबोधित किए या मीडिया से बात किए, उनके सवाल लिए बिना वहां से वो चले गए। वहां मौजूद सारे पत्रकार अभी कुछ दिन पहले ही महागठबंधन के तेजस्वी प्रण नामक संकल्प पत्र के कार्यक्रम में जा चुके थे। उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरह उस कार्यक्रम में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पूरा घोषणा पत्र पत्रकारों के सामने पढ़ा था और उनके सवालों के जवाब भी दिए गए थे, कम से कम इतना तो एनडीए द्वारा भी किया जाएगा। वे सोच रहे थे कि नीतीश जी यह संकल्प पत्र पढ़ेंगे, पर नीतीश जी कुछ नहीं बोले। जब सारे नेता चले गए तो वहां अकेले सम्राट चौधरी बाकी रह गए। बड़ा अजीब नजारा था। सम्राट चौधरी ने इसके प्रमुख बिंदुओं जैसे 1 करोड़ नौकरियां, महिलाओं के लिए 2 लाख की सहायता, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा आदि पर मीडिया को कुछ जानकारी दी। कार्यक्रम छोटा होने या किसी नेता की मौजूदगी न रहने या किसी पत्रकार को सवाल करने का मौका भी न देने के पीछे तर्क दिया गया कि एनडीए के नेताओं के लिए चुनाव प्रचार का समय बहुत कीमती है। सभी बड़े नेता अलग अलग जिलों में प्रचार के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए कार्यक्रम को जानबूझकर संक्षिप्त रखा गया है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्पष्ट किया कि किसी का संबोधन नहीं रखा गया ताकि प्रचार पर फोकस बना रहे। इस तरह की हरकत शायद ही कभी किसी पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री पद के दावेदार ने की हो। इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि अभी तक भाजपा आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री पद के चेहरे नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। उनके नाम की घोषणा करने की बजाय एनडीए की सरकार बनाने की बात ही कही जा रही है।
ज़ाहिर तौर पर ऐसा होने पर सियासी विवाद खड़ा होना ही था। महागठबंधन और कांग्रेस ने इसे एनडीए की आंतरिक कमजोरी का संकेत करार दिया। कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने टिप्पणी की कि घोषणा पत्र महज कुछ सेकंड में जारी कर दिया गया, जो एनडीए के आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इतने बड़े बड़े वायदों, 25 सूत्रों पर चर्चा न करना मतदाताओं के साथ एक धोखा है। ध्यान रहे कि अमित शाह ने अभी कल ही कहा था कि न केंद्र में कोई वैकेंसी है और न बिहार में। केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे और बिहार में नीतीश कुमार। यह कहने के बाद आमतौर पर हम सब लोगों को यह लगने लगा था कि अंततः भाजपा ने अति पिछड़े वोटों के महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाने के खतरे को देखते हुए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कर दी है। और अगर अमित शाह के इस घोषणा में कोई गंभीरता होती तो नीतीश को वहां के मंच पर मुख्यमंत्री पद के चेहरे की तरह पेश किया जाना चाहिए था। लेकिन जिस व्यक्ति को पेश किया गया वे कौन थे? वो भाजपा के नेता थे, सम्राट चौधरी। दोस्तों, सत्तारूढ़ मोर्चा या तो ओवर स्मार्ट बन रहा है या उसने घमंड में भरकर मीडिया और मतदाताओं दोनों को ठेगा दिखाया है। देखते ही देखते यह घटना राजनीतिक माहौल में आग की तरह फैल गई। चर्चा होने लगी कि एनडीए के लिए मुद्दे तो सिर्फ औपचारिक हैं। चूंकि घोषणा पत्र जारी करना एक परंपरा है, इसलिए यह खानापूरी कर दी गई है। घोषणा पत्र के 25 मुद्दे तो केवल कहने के लिए हैं। एनडीए और मोदी जी के असली मुद्दे तो कुछ और ही हैं। वे मुद्दे वही हैं जिनकी मन से लफाजी की जा रही है। यह चर्चा फैलते ही लोग एक एक करके मुद्दे गिनाने लगे, क्योंकि बिहार चुनाव में मोदी जी इन्हीं मुद्दों को मंच से बार बार पेश कर रहे हैं। देखिए, जो घोषणा पत्र में है उनको न तो पढ़ा गया, न उनकी चर्चा हुई, न उनके बारे में पत्रकारों से कोई बातचीत हुई। मोदी जी जो मंच से कह रहे हैं वो क्या है, इन मुद्दों को सुनिए। नंबर 1, छठी मैया का अपमान किया जा रहा है। अब जरा सोचिए इसके बारे में। बिहार में चुनाव हो रहे हैं। छठ बिहार का महापर्व है। ऐसा कौन सा नेता होगा, ऐसी कौन सी पार्टी होगी जो मूर्खतापूर्ण तरीके से छठी मैया का अपमान करेगी? लेकिन मोदी जी बिना इसकी परवाह किए हुए ये कहे जा रहे हैं। उन्हें इसका मतलब है कि बिहार के सामान्य जनता की जो कॉमन सेंस है, उनका सामान्य ज्ञान है, उस पर उन्हें यकीन नहीं है। उनको लगता है कि इसको कुछ भी, कोई भी पट्टी पढ़ाई जा सकती है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं मोदी जी? नरेंद्र मोदी को मोटी-मोटी गालियां दी जा रही हैं। ये बात वो कर्नाटक के चुनाव से कह रहे हैं और सबसे पहले कर्नाटक के चुनाव में ये बात उन्होंने कहनी शुरू कर दी थी और वो चुनाव वो हार गए थे। तीसरी बात, मोदी की माताजी को गाली दी जा रही है। अब आप सोचिए, जब मोदी ने कहा कि मेरी माँ को गाली दी गई, उसके बाद जब उन्हें लगा कि ये पूरा मामला बूमरैंग कर गया है, तब फिर मोदी जी बोले कि अब हम गया जी से अपनी माँ का पिंडदान करेंगे। जब लगा कि पिंडदान की बात भी लोगों के गले नहीं उतरेगी, क्योंकि एक बार उनकी माँ का पिंडदान हो चुका है, तब फिर बोले कि दिल्ली में वो छठ का स्नान करेंगे। अब वो प्रोग्राम भी उनका कैंसिल हो गया। अब बताइए, जब मोदी जी इस तरह से बार-बार अपनी बात बदलेंगे, तब फिर उनकी बात पे कौन यकीन करेगा? इस तरह की हवाई बातें करने के साथ-साथ मोदी जी ये भी कहते घूम रहे हैं कि बिहार बलिदानियों की धरती है। जबकि इस बात का क्या संदर्भ है? किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है कि बिहार बलिदानियों की धरती है? लोग मोदी जी की यह बात सुनकर तो बेसाख्ता मुस्कुरा देते हैं कि मैं बचपन में ताड़ी बेचकर जीवन यापन करता था। अब मोदी जी ने इस प्रकार के दावे भी किए हैं बिहार की मीटिंगों में। मोदी जी हर जगह यह बात कहते हैं और बिहार में भी कह रहे हैं कि देश सेवा में मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली। मेरे ख्याल से कम मोदी जी ये बात 1 लाख बार कह चुके होंगे पिछले 11 साल में। वे झारखंड के चुनाव में भी अपनी मीटिंगों में पूछते थे कि घुसपैठियों को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए। यही बात वे बिहार में भी पूछ रहे हैं। ये अलग बात है कि एसआईआर करने वाले चुनाव आयोग ने आज तक नहीं बताया कि क्या उसे एक भी घुसपैठिया मिला है जिसकी उसने शिनाख्त की हो। इस तरह की आधारहीन बातें करने के बाद अंत में मोदी जी आरोप लगाते हैं कि विपक्ष वाले पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। यह बात भी भाजपा वालों की तरफ से न जाने कब से कही जा रही है। तकरीबन ऐसी ही बातें, जंगल राज की बातें पिछले यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी की गई थी। भाजपा वह चुनाव हारते हारते बची थी। इस घटना से यह चर्चा भी बल पकड़ गई है कि क्या एनडीए में फूट पड़ गई है, या बगावत के अंदेशे पैदा हो गए हैं, या फिर भाजपा की चालबाजियों या दाव धौंस से जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं और गुस्से में हैं।
राहुल गांधी की एक और बात सही साबित हुई है। इस बात को उन्होंने परसों मुजफ्फरपुर की रैली में कहा था और फिर नालंदा की रैली में दोहराया। आज बीजेपी ने जिस तरह महज चंद सेकंड का फोटो शूट कर संकल्प पत्र जारी किया, उससे स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर सरकार चलाई जा रही है। मैनिफेस्टो लॉन्च के दौरान नीतीश कुमार के साथ किया जाने वाला यह व्यवहार क्या अपमानजनक नहीं था? यहां तक कि संकल्प पत्र भी बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पढ़वाया गया। साफ बात है कि नीतीश सरकार का चेहरा आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज बीजेपी जो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के साथ कर रही है, वही सबके साथ होना है। चर्चा तो यह भी होने लगी है कि नीतीश को हटाकर उनकी जगह भाजपा सम्राट चौधरी को भी बैठा सकती है। नीतीश कुर्मी है तो उनकी जगह एक दूसरे कुर्मी को मिल जाएगी। दोस्तों, क्या इससे यह नहीं साबित होता कि आज पटना में मीडिया के साथ चंद सेकंड की जो दुर्घटना हुई है, वह बताती है कि तथाकथित डबल इंजन सरकार के पास न कोई नैतिक बल है, न नीति है और न नीयत है। साफ यह भी हो गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। कहना ना होगा कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाता, बल्कि रिपोर्ट कार्ड जारी करना होता है। बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को बताना चाहिए कि 20 साल में बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। आज 20 साल बाद भी बिहार में भीषण बेरोजगारी क्यों है? बिहार से पलायन क्यों हो रहा है? बिहार के किसान बदहाल क्यों हैं? बिहार में सूखा नशा क्यों बढ़ रहा है? नीतीश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य था और आज भी है। इसी मुकाम पर यह भी याद दिलाना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार को हम 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं। उन्हें इसका हिसाब देना चाहिए कि वो पैकेज उन्होंने क्यों नहीं दिया, और अगर पैकेज दिया है तो वो रुपया कहाँ गया। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि बिहार में चीनी मिल लगाएंगे, कहाँ लगी? एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे, क्या दी? युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी तो इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। महिलाओं को सशक्त करेंगे, कहाँ? क्या महिलाओं को 10,000 रुपए देना उन्हें सशक्त करना है? और 10,000 रुपए इस शर्त पे देना कि अगले 10,000 तब मिलेंगे जब आप हमें वोट दे देंगी। ये तो खुली नंगी रिश्वत है। और बिहार में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, कहाँ हो रहा, कहाँ से हुआ? बिहार में 50 लाख करोड़ कहाँ गया? असलियत में नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं दिया। नीतीश सरकार 20 साल से सत्ता में है और केंद्र में मोदी जी 11 साल से सत्ता में है, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं आपसे आपके अपने सोशल मीडिया मंच नई परख के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों का जवाब दूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी टीका टिप्पणियों का जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज बस इतना ही। जाने से पहले मैं एक बार फिर आपसे अपील करूंगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें, उसके साथ गहन रिश्ता बनाएं, अपने सुझाव दें ताकि हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर कर सकें। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।